स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आपको केडीबी लाइव कैसा लगता है? क्या आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको केडीबी लाइव से कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, तो वो भी आप बताइए कि क्या शिकायत है, क्या शिकवा है और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तो आज की खबर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अगर आप बिहार में सड़कों पर निकलते हैं गाड़ी लेकर तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर तीसरी आंख का पहरा लगातार बना रहता है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब सख्ती और बढ़ा दी गई है। सड़कों पर लगाए गए हाईटेक कैमरे और निगरानी सिस्टम यानी कि तीसरी आंख की वजह से चालान की संख्या में करीब 45% तक उछाल दर्ज किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस सख्ती के चलते 301 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। रेड लाइट जंप, ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट और फिर सीट बेल्ट जैसे मामलों में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। जब प्रशासन का कहना है कि ये कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और फिर लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में निगरानी और सख्त होगी, इसलिए वाहन चालकों को नियमों का पालन करना ही बेहतर होगा। दोस्तों बिहार विधानसभा में आर्सेनिक से प्रदूषित पानी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि कई जिलों में लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। जहां उन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल बनता जा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार पहले से ही प्रभावित इलाकों में पाइपलाइन, फिल्टर प्लांट और वैकल्पिक जल स्रोत की व्यवस्था कर रही है। इसी दौरान दोनों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है, जिससे सदन का माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में जांच और सुधार कार्य तेज किए जाएंगे। वहीं पर विपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो फिर इस मुद्दे को और बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। दोस्तों क्या पप्पू यादव विपक्ष का नया चेहरा बन रहा है? दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों पप्पू यादव की सक्रियता चर्चा में है। जहां हालिया बयानों और फिर आंदोलनों के बाद ये चर्चा तेज हो गया है कि वे विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। जहां कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी आक्रामक शैली और सीधे सरकार पर हमले ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी या फिर सीमित सक्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव के लगातार बयान और संभावनाएं उन्हें विपक्ष की राजनीति में अलग पहचान दे दी है। जहां हालांकि राजद और फिर अन्य दलों की अपनी रणनीति भी जारी है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये दौर गठजोड़ और फिर समीकरणों का है, जहां पर कोई भी नेता तेजी से उभर सकता है। आने वाले चुनावी माहौल में ये साफ होगा कि विपक्ष की कमान किसके हाथ में मजबूती रूप से दिखाई देती है। दोस्तों आईपी गुप्ता जो पान समाज से आते हैं वह पप्पू यादव से मिलकर के भावुक हो गए, रोने लगे। जी हाँ, दरअसल सांसद पप्पू यादव से मुलाकात के दौरान विधायक आईपी गुप्ता भावुक हो गए। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं की मुलाकात के समय गुप्ता उन्हें गले लगा करके रो पड़े। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जब बताया जा रहा है कि हाल के घटनाक्रम और फिर राजनीतिक तनाव के बीच ये मुख्य मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जब पप्पू यादव ने भी उन्हें संभालते हुए ढांढस बधाया और फिर कहा कि संघर्ष के इस दौर में हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने अपने समर्थकों से संयम रखने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। इस मुलाकात को लेकर के राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। जब कुछ लोग इसे भावनात्मक समर्थन बता रहे हैं तो कुछ इसे आने वाले समय की राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। दोस्तों बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने दाखिल खारिज की प्रक्रिया
पर सख्त समय सीमा तय कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि अब फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाएगा। अगर किसी अधिकारी ने जानबूझ करके फाइल दबाई तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। जब सरकार का कहना है कि लंबे समय से जमीन से जुड़े हुए मामलों में देरी और फिर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, या नई व्यवस्था के तहत तय समय के भीतर निपटारा करना अनिवार्य होगा, जिससे आम लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। वहीं पर इस फैसले से जमीन खरीद बिक्री और फिर म्यूटेशन की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। साथ ही साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए जा सकेंगे। दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर बयानबाजी के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अख्तरुल ईमान पर पलटवार करते हुए वंदे मातरम को आज़ादी का महामंत्र बताया है। उन्होंने कहा है कि ये गीत देश की स्वतंत्रता संग्राम की भावना से जुड़ा है और इसे लेकर के विवाद करना ठीक नहीं है। दूसरी ओर इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है, जब विपक्षी दलों ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि वे भावनात्मक मुद्दों को उछाल रही है। वहीं पर सत्ता पक्ष का कहना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर सवाल उठाना उचित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि धार्मिक और फिर राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े मुद्दे बिहार की राजनीति में तुरंत असर डालते हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बिहार में पछुआ हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पटना समेत 19 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को फिर से हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंडी हवाएं चलती रहेगी। जब सुबह और फिर शाम के समय ठंड का असर ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, जबकि दिन में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं पर किसानों के लिए ये मौसम मिश्रित असर वाला माना जा रहा है, जहां पर कुछ फसलों को फायदा हो सकता है, वहीं पर अचानक तापमान गिरने से सब्जी और फिर फल वाली फसलों पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों, बिहार 2050 तक प्यासा होगा, पानी नहीं मिल पाएगी बिहार को। आईआईटी पटना की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि जल संरक्षण और फिर भूजल प्रबंधन पर गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक बिहार के कई हिस्सों में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तेजी से गिरता भूजल स्तर और फिर बढ़ती आबादी भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि वर्षा जल संचय, तालाबों का पुनर्जीवन और फिर सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपनाना जरूरी है। जब सरकार भी इस दिशा में नए रिवर्स प्लान पर काम कर रही है, जिसमें जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और पानी के बेहतर प्रबंधन की रणनीति शामिल है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फिर आने वाले 100 वर्षों में पेयजल और खेती दोनों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए जल संरक्षण को लेकर के जन जागरूकता और फिर नीति स्तर पर सख्त फैसलों की जरूरत बताई जा रही है। दोस्तों, अब ताजमहल नहीं बल्कि बिहार का एक मंदिर प्यार का प्रतीक बनेगा। जब बिहार के एक प्राचीन मंदिर को अब प्यार के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में प्रचारित करने की बात कही जा रही है। जहां स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर प्रेम और आस्था की ऐसी कहानियां जुड़ी है जो इसे खास बनाती है। इसी वजह से इसे ताजमहल से भी बड़ा प्रेम का प्रतीक बताने की चर्चा शुरू हो गई है। ये मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। जहाँ बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन भी इसे विशेष रूप से विकसित करने की योजना बना रही है। अगर इसे सही तरीके से परिचालित किया गया तो फिर ये स्थल देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकता है। इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र को शिकायत भेजने का दावा किया है। उन्होंने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हालात चिंताजनक है। साथ ही साथ उन्होंने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, आप जानते ही होंगे, अभी उसको गिरफ्तार कर लिया है। जब पप्पू यादव जिस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के बारे में बात कर रहे थे वो आईपीएस है भानु प्रताप सिंह। जब पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। उनके इस कदम से सियासी हलचल और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष ने उनके आरोपों को राजनीतिक बताया है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन की ओर से भी इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है।
दोस्तों, बिहार में इंटर परीक्षा 2026 का रिजल्ट कब जारी होगा, इसे लेकर के छात्रों और फिर अभिभावकों की नजरें टिकी हुई है। जहां हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद है कि परिणाम मार्च महीने में घोषित किया जाएगा, लेकिन होली से पहले या फिर बाद में आएगा, इस पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आमतौर पर कॉपियों की जांच और फिर टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिजल्ट जारी करती है। जब बोर्ड की कोशिश रहती है कि समय पर परिणाम घोषित करके छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपडेट देखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। रिजल्ट जारी होते ही मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने के पटना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। यह एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी उनका स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि उनकी ये यात्रा आगामी राजनीतिक रणनीति और फिर संगठन विस्तार से जुड़ी अहम बैठकों के लिए है। इस दौरे को बिहार की सियासत में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी की तैयारी और फिर रणनीति पर भी इस मुलाकात का असर पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले में 7 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से 24 विकास परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, नाली गली सुधार, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन और फिर अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि इन योजनाओं से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार कई योजनाएं अंतिम चरण में है और कुछ का उद्घाटन भी जल्द होने वाला है। यह सरकार का कहना है कि इन विकास कार्यों से गाँव और फिर कस्बों की तस्वीर बदलेगी और फिर लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेगी। हालांकि विपक्ष ने इस योजनाओं की गुणवत्ता पर और फिर पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि तय समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ पूरी हो पाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, पप्पू यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में लड़कियां लगातार लापता हो रही है। जहां लड़कियों के लापता होने पर पप्पू यादव ने चिंता जाहिर की है। जहां सांसद पप्पू यादव ने बिहार में लड़कियों की बढ़ती गुमशुदगी के मामले में गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि समाज और प्रशासन दोनों के लिए चेतावनी है। उन्होंने सरकार से इस पर ठोस और फिर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि कई मामलों में पुलिस की कार्रवाई धीमी रहती है, जिससे परिवारों की परेशानी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि हर गुमशुदगी के मामले की तुरंत जाँच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने सरकार से विशेष अभियान चलाने, महिला सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ाने की अपील की है। इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। दोस्तों, बिहार में फिल्म हब बनने जा रहा है। जी हाँ, फिल्म हब। यहाँ पर शूटिंग से सब्सिडी तक पूरी सुविधा मिलेगी। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार अब बिहार को फिल्म हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। नई फिल्म नीति के तहत शूटिंग के लिए लोकेशन, अनुमति और तकनीकी सहयोग जैसी सुविधाएं आसान की जाएगी, ताकि देश विदेश की फिल्म निर्माता बिहार को प्राथमिकता दें। सरकार का मकसद है कि बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और फिर प्राकृतिक धरोहरों को बड़े पर्दे पर जगह मिले। इस योजना के तहत फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहां एक क्लिक पर शूटिंग परमिशन, लोकेशन डिटेल, होटल और फिर अन्य सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। इससे फिल्म निर्माण की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और फिर युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। अगर योजना सही तरीके से लागू होती है तो फिर बिहार आने वाले समय में फिल्म उद्योग का नया केंद्र बन सकता है। दोस्तों, बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। दरअसल बात है कि बिहार में एक बार फिर से सरकारी नौकरियों की बड़ी बहाली की तैयारी चल रही है। अलग अलग विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिन पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और फिर तकनीकी विभागों में सबसे ज्यादा रिक्तियां बताई जा रही है। सरकार की ओर से संकेत मिला है कि इन पदों के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक कई विभागों ने अपने अपने रिक्त पदों का ब्यौरा कार्मिक विभाग को भेज दिया है। जहाँ कुछ भर्तियां आयोग के जरिए होंगी तो फिर कुछ सीधे विभागीय स्तर पर की जाएगी। युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से भर्ती का इंतजार किया जा रहा था। जब सरकार का दावा है कि पारदर्शी और फिर समयबद्ध तरीके से भर्ती पूरी की जाएगी, अब सभी की नजर आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी है, जिससे आवेदन की तारीख और फिर प्रक्रिया साफ हो सके।
दोस्तों, बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। जहां जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सांसद पप्पू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनके पास सच और फिर सटीक जानकारी है तो फिर वे खुलकर के सामने क्यों नहीं आते। उन्होंने सवाल उठाया है कि बार बार आरोप लगाने की बजाय ठोस सबूत पेश करने चाहिए। जहां नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में साहस और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने पप्पू यादव पर इशारों में आरोप लगाया है कि वे जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। दूसरी ओर पप्पू यादव के समर्थक इसे राजनीतिक हमला बता रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में इस बयानबाजी के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, बिहार में एक प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर के बीच विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक एडीएम ने अस्पताल में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। ये मामला बिहार के अररिया जिला से सामने आया है। जी हां, अररिया से आए इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और हरकत मच गया है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और फिर जिला प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। डॉक्टरों के संगठन ने घटना की निंदा की है और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर प्रशासन की ओर से मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच के बाद क्या कदम उठाया जाता है और जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। गयाजी में उनकी मौजूदगी और फिर कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वे जल्द ही औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखेंगे। हालांकि अब तक परिवार या फिर पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। न ही उनके पिताजी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है, कुछ भी नहीं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि यह केवल कयास है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे भविष्य की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो फिर बिहार की सियासत में नई हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या कोई स्पष्ट संकेत मिलता है या नहीं। दोस्तों, बिहार सरकार के हालिया बजट के बाद शिक्षक, पुलिस और फिर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में भर्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। जब सरकार का दावा है कि पहले की तुलना में भर्ती की रफ्तार कई गुना बढ़ी है और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। जब शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति, जब पुलिस विभाग नए पदों पर बहाली और अस्पतालों में डॉक्टरों और फिर कर्मियों की भर्ती को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य के विकास और फिर प्रशासनिक मजबूती के लिए जरूरी है। अब युवाओं को नोटिफिकेशन और फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। दोस्तों, जेल से बाहर आने के बाद सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और फिर जेल के अनुभव को लेकर के कई गंभीर बातें कही है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि सच बोलने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब रिहाई के बाद उन्होंने समर्थकों का आभार जताया और कहा कि अब वे और मजबूती से जनता के मुद्दों को उठाएंगे। जब उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, पटना से पूर्णिया को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अब नई रफ्तार मिलती दिख रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी की जा रही है, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद सीमांचल क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी, यात्रा का समय कम होगा और व्यापार और फिर आवागमन में तेजी आएगी। सरकार का दावा है कि ये सड़क परियोजना क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। जब परियोजना को लेकर के स्थानीय लोगों और फिर व्यापारियों में भी उत्साह है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि टेंडर प्रक्रिया कब पूरी होती है और जमीन पर काम कब शुरू होता है। दोस्तों, बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। सासा मुसा चीनी मिल को फिर से शुरू करने को लेकर के सुखबगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव की कमेटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अगर ये चीनी मिल दोबारा चालू होती है तो फिर हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें गन्ने की बेहतर कीमत मिलने के साथ साथ भुगतान में भी पारदर्शिता आने की उम्मीद है। लंबे समय से बंद पड़ी इस मिल के कारण किसान परेशान थे और अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे। सरकार का कहना है कि मिल शुरू होने से इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और फिर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब किसान की नजर इस बात पर है कि प्रक्रिया कब पूरी होती है और मिल कब से चालू होती है।
दोस्तों, बिहार में जमीन मालिकों को खास तोहफा मिला है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब दाखिल, खारिज और अन्य संबंधित काम तय समय सीमा के अंदर ही पूरे किए जाएंगे। अगर किसी अधिकारी ने फाइल को बेवजह लंबित रखा तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मकसद है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। अक्सर शिकायत मिलती थी कि जमीन से जुड़े हुए मामलों में महीनों तक फाइलें अटकी रहती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि जमीन से जुड़े काम पारदर्शी और फिर समयबद्ध तरीके से होंगे। इससे जमीन मालिकों का भरोसा भी बढ़ेगा और प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी। दोस्तों, देश में पहली बार ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल और फिर सड़क के लिए अंडर वाटर टनल बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत ट्रेन और फिर कारें नदी के नीचे से गुजरेगी, जिससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। ये टनल आधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इस परियोजना का मकसद पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है। जब फिलहाल ब्रह्मपुत्र को पार करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन टनल बनने के बाद लोगों और फिर माल ढुलाई दोनों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और फिर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ये परियोजना इंजीनियरिंग के लिहाज से ऐतिहासिक कदम साबित होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये टनल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक नया अध्याय जोड़ सकती है और पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से और मजबूत तरीके से जोड़ेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। जहां अब किसानों की नजर अगले किस्त की तारीख पर टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक जिन किसानों ने KYC, आधार लिंकिंग और जमीन से जुड़े दस्तावेज सही तरीके से अपडेट कर दिए हैं, उन्हीं के खाते में किस्त की रकम आएगी। जिनका वेरिफिकेशन अधूरा है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, उनकी किस्त अटक सकती है। जब सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि किस्त जारी होते ही बिना किसी रुकावट के पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों, खास करके मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर समेत अन्य बड़े धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। यही निगरानी सीमांचल इलाके में खास विशेष तौर पर रखी जाएगी, जहाँ किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार, सासाराम, सुपौल, मधेपुरा, इन सब इलाकों में पुलिस प्रशासन ने फैसला किया है कि कई जगहों पर सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि भीड़ में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। CCTV कैमरे और फिर ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी की गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। त्योहार के दौरान शांति और फिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर के राजनीति में भूचाल आ गया है। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो, जिसके बाद बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये किसी खास पार्टी या फिर नेता की ओर इशारा है। यहाँ वहीं पर कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और इसका संदर्भ अलग था। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। जी हाँ, अब सबकी नजर इस बात पर है कि खड़गे के इस बयान का चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ेगा और क्या वे इस पर और सफाई देंगे। दोस्तों, केंद्र की ओर से बिहार के लोगों के लिए बड़ी एक सौगात की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से बिहार में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई योजना या फिर परियोजना के तहत बुनियादी ढांचे, रोजगार और या फिर किसानों से जुड़ी हुई सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इससे बिहार के हजारों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि ये कदम बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और विकास की रफ्तार तेज करेगा। अब लोगों को इस योजना की जमीनी स्तर पर लागू होने का इंतजार है, ताकि उन्हें वास्तविक लाभ मिल सके। दोस्तों, खगरा मेला समाप्त हो गया है। कागजों में समाप्त हुआ है, रियल में नहीं। खगरा मेला निर्धारित समय के बाद भी लगातार चल रहे हैं। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में हर साल आयोजित होने वाले खगरा मेले की बात जब होती है तो फिर ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि सांस्कृतिक और फिर पारंपरिक पहचान भी बन चुका है। लेकिन इस बार मेले को लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई है। कारण है मेले की समय सीमा के बाद भी इसका जारी रहना और प्रशासन की चुप्पी। जब परंपरागत रूप से खगरा मेले की
की अवधि 12 जनवरी से 11 फरवरी तक तय की गई थी, जहाँ आधिकारिक अनुमति इसी अवधि के लिए दी गई थी। लेकिन अब 11 फरवरी की समय सीमा पार हो जाने के बावजूद मेले के कई बाजार, दुकानें और फिर गतिविधियां खुले हुए हैं। यह इससे मेले की वैधता और फिर प्रशासनिक नियमों का पालन नहीं होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर प्रशासनिक नियमों के अनुसार किसी भी मेले या फिर सार्वजनिक आयोजन का संचालन केवल नियम अवधि तक ही वैध माना जाता है। इसके बाद यदि आयोजन जारी रहता है तो फिर वह नियमों के विरुद्ध माना जाता है और उसे प्रमंडलीय आयुक्त या फिर उच्च अधिकारियों से विस्तार की अनुमति लेनी होती है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि केवल जिला अधिकारी द्वारा अनुमति को बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता है और फिर इस स्थिति में मेले का संचालन अवैध समझा जा सकता है। फिलहाल तक प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, न ही ये बताया गया है कि मेले को जारी रखने की अनुमति किस स्तर पर ली गई है। इसी वजह से स्थानीय नागरिक और फिर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति है। कई लोगों ने कहा कि अगर मेले की अवधि खत्म हो चुकी है तो फिर प्रशासन की स्पष्ट रूप से स्थिति बतानी चाहिए और आयोजन की वैधता स्पष्ट करनी चाहिए ताकि कोई भ्रम ना रहे। आपको बता दें कि खगरा मेला हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। कपड़ों, खिलौनों, पान, खान पान और फिर अन्य दैनिक उपयोग की चीजें के स्टॉल के साथ ये एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाता है। इस बार भी मेले परिसर में दुकानें सजी हुई है और कई लोग रोजाना वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन मेले की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी अब सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था आदि का दायित्व किसके पास है। यदि आयोजन अवैध है तो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा कैसे तय होगा। जब कुछ दिन पहले ही मेला परिसर में आग लगने की घटना भी देखी गई थी, जबकि कुछ समय पहले एक मारपीट की घटना भी सामने आई थी जिस पर पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। इस तरह की घटनाएं ये दिखाती है कि भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा और नियम पालन कितना महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर मेले के संचालक सुबीर कुमार ने बताया है कि मेला अवधि बढ़ाने के लिए डीएम को आवेदन दिया गया है और अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही स्वीकृति मिलेगी आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक आदेश सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। इसलिए फिलहाल खगरा मेले की कानूनी वैधता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और लोग प्रशासन से इस मुद्दे पर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज नगर परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। किशनगंज शहर की 396 दुकानों का मासिक किराया अब बढ़ाया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से हर दुकान का किराया 1500 रुपये प्रति माह होगा। यह परिषद का कहना है कि सालों से किराया नहीं बढ़ा था और खर्च बढ़ने के कारण ये कदम जरूरी था। लेकिन सवाल यह है कि क्या छोटे दुकानदार इस बढ़ोतरी का बोझ उठा पाएंगे। किशनगंज नगर परिषद ने शहर में अपनी 396 दुकानों का मासिक किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है। अब तक 100 वर्ग मीटर तक की दुकानों के लिए 800 से 1200 रुपये मासिक किराया लिया जाता था, जिसे बढ़ा करके अब 1500 रुपये माह कर दिया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया है कि परिषद की दुकानों का किराया कई वर्षों से अपरिवर्तित था। इस दौरान महंगाई, वेतन और फिर प्रशासनिक खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है। आय और फिर व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किराया संशोधन जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा है कि नई दरें तर्कसंगत है और आसपास के अन्य नगर निकायों की तुलना में अभी भी कम है। इस फैसले से नगर परिषद की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। जब पहले 396 दुकानों से लगभग 3,96,000 रुपये प्रति माह की आय होती थी, नई दर लागू होने के बाद ये आय बढ़कर के लगभग 5,94,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी, यानी कि हर महीने करीब 2 लाख रुपए से अधिक अतिरिक्त राजस्व परिषद को मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि बढ़ी हुई आय का उपयोग शहर में विकास कार्यों पर किया जाएगा। इसमें सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और फिर अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। हालांकि इस निर्णय पर दुकानदारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय बाद किराया बढ़ाना स्वाभाविक है और फिर अगर इससे शहर का विकास होता है तो फिर वे सहयोग करेंगे, लेकिन कई छोटे दुकानदारों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि बाजार में मंदी और फिर बढ़ती लागत के बीच 300 से 700 रुपये अतिरिक्त देना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं पर नगर परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी दुकानदारों को जल्द ही लिखित नोटिस भेजा जाएगा। निर्धारित समय पर किराया जमा नहीं करने पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दोस्तों, किशनगंज के खगरा मेला से एक व्यक्ति लापता हो गया है। जहाँ दोस्तों के साथ मेला घूमने आया था, लेकिन मेला से गायब हो गया है। उसका मोबाइल भी अब स्विच ऑफ बताया जा रहा है। जी हाँ, परिवार परेशान है, पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। किशनगंज के सदर थाना क्षेत्र स्थित खगरा मेला से 96 वर्षीय इल्ताफ नामक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। इल्ताफ पश्चिम बंगाल की ग्वालपोखर थाना क्षेत्र की तुतपोखर गांव का रहने वाला है। जहां उसके परिजनों ने सदर थाना में लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जहां दर्ज एफआईआर के अनुसार इल्ताफ 11 फरवरी को अपने 3 दोस्तों के साथ खगरा मेला घूमने आया था। दिन भर मेला घूमने के बाद जब सभी दोस्त अपने अपने घर लौटने के लिए बाइक स्टैंड पहुंचे, तभी इल्ताफ ने दोबारा मेला घूमने की बात कही और अकेले वापस चला गया। जब कुछ समय बाद जब वो वापस नहीं लौटा तो फिर उसके दोस्तों ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इससे दोस्तों को चिंता हुई और उन्होंने पहले मेला कार्यालय में इसकी सूचना दी। मेला प्रशासन की ओर से भी आसपास खोजबीन की गई, लेकिन युवक का कोई भी पता नहीं चल सका। काफी तलाश के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर युवक के चाचा मोहम्मद ताजुद्दीन ने शुक्रवार को सदर थाना पहुंच करके अपने भतीजे के लापता होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। जब परिवार का कहना है कि इल्ताफ का किसी से कोई भी विवाद नहीं था और वह सामान्य तरीके से दोस्तों के साथ मेला गया था। जब पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया है कि युवक की तलाश जारी है। पुलिस मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और मेले में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। खगरा मेला में हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ के बीच किसी का लापता हो जाना गंभीर चिंता का विषय है। परिजन बेसब्री से इल्ताफ के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, सीमांचल में आर्सेनिक और यूरेनियम पाए जाने की वजह से यहां पर कैंसर के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कैंसर सीमांचल खास करके किशनगंज में घातक रूप लेता जा रहा है। अब इसको लेकर के बिहार सरकार भी अब जाग गई है। जी हां, कुछ दिन पहले ही एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने सीमांचल खास करके किशनगंज के पानी में आर्सेनिक और यूरेनियम की बात कही थी। अब इसको लेकर के सरकार सतर्क हो गई है और यहाँ की पानी की जांच करने के लिए टीम गठित कर दी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि ये टीम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आईजीआईएमएस के राज्य कैंसर केंद्र एम्स पटना, मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र और महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान के समन्वय से बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कैंसर के मामले पर रोक लगाने, समुचित इलाज, दीर्घकालिक प्रबंधन और उपचार सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी भी स्थापित की गई है, जहां हम स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच और फिर जन जागरूकता पर भी जोर दे रहे हैं। यह वह विधानसभा में सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल जिले में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर के विधायक और एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने सीमांचल जिलों से 634 नमूनों की जांच की है, जिनमें लौह की मात्रा निर्धारित समय से अधिक पाई गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र और फिर राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के संयुक्त अध्ययन में 35 महिलाओं और फिर स्तनपान करने वाले उनके शिशुओं के नमूनों में से 70% शिशुओं में यूरेनियम का उच्च स्तर पाया गया है। अख्तरुल ईमान ने क्षेत्र के लोगों को पानी में मौजूद भारी तत्वों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक रिसर्च संस्थान और अस्पताल बनाने की भी मांग की है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि सीमांचल के सभी जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग, डे केयर सेंटर, उसके बाद पेलिएटिव कैंसर केयर, बायोप्सी और फिर कीमोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जब मरीजों को मुफ्त जांच, परामर्श और फिर दवाएं दी जा रही है। कैंसर संबंधित आंकड़े शेयर करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 के बीच अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जिलों में 5.81 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 3.9 लाख की मुख कैंसर, 1.6 लाख की स्तन कैंसर और 28,136 की सर्वाइकल कैंसर की जांच हुई है। स्क्रीनिंग के दौरान कुल 646 पुष्ट मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि सीमांचल जिलों में
3575 कैंसर मरीजों को विभिन्न प्रकार की डे केयर प्रतिक्रिया और फिर कीमोथेरेपी दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 2020 से 2026 के बीच आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 जिलों में 22,217 कैंसर मरीजों के इलाज पर 58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 के बीच मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से 9,648 कैंसर मरीजों के लिए 65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य के सभी 38 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पानी में आर्सेनिक और फिर यूरेनियम की समस्या का समाधान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्य है और फिर सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।